जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम तो अस्सलाम। अदा जाफरी अदा किस्त जाफरी नंबर का 3। किस्त और नंबर पिछली बार तो 3। आपने बड़ा हिला के रख दिया कि हिंदू डॉक्टर ने हिंदू रात को अपनी डॉक्टर ने जान को दांव पे लगा के मुसलमान 8 महीने के बच्चे को बचाने के लिए पहुंच गया था, वो और भी वही उन दिन हालात में जबकि जिस दिन गांधी गांधी का का कत्ल हुआ, जी। 30 चलिए जनवरी आज क्या 48। सुनाएंगे आप? देखिए, उसी तरह की दास्तान एक और इन्होंने तफसील से लिखी है, लेकिन वो अपनी नहीं है, अपने दोस्त की है। कि बरसों बाद इनके एक दोस्त ने इनको इंसानी हालात की नरंगी का एक वाक़या सुनाया। उसकी सहेली का नाम राबिया था। तक़सीम के ज़माने में वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। हंगामों में एक दूसरे से बिछड़ गई। जहाँ बाप बेटों से, माए बाप जाहिर हो से तो बिछड़ गए तो दोस्त का क्या कयामत का मंजर था कोई। कयामत का मंजर था, क्या था। वो खुद तो पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन राबिया की कोई खबर नहीं मिली। फिर एक जुग बीत चुका था। वो कुछ देने के लिए हिंदुस्तान गई तो वहां इत्तेफाकन एक शॉपिंग सेंटर में राबिया से मुलाकात हो गई। दोनों वहीं किसी रेस्टोरेंट के कोने में जाकर बैठ गई और वक्त की धूप ने राबिया के जख्मों को छुपा लिया था। किस तरह से वो बयान करती हैं, उसके आगे कहानी ये थी कि एक सिख लड़का राबिया के पीछा करता था। वो एक फासले पर रहा, कभी मुंह से कुछ नहीं कहा। मोहब्बत भी थी और एहतराम भी था। हाँ, लेकिन जितनी दूर तक मुमकिन होता राबिया के पीछे चलता रहता, जैसे उसके नक्शे पा की रहनुमाई किसी राह की रोशनी का कोई इम्कान ही ना हो। वो एक शेर भी इसी तरह का है, देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवाई इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। वो सिख लड़का भी इसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। वो खामोश ही रहता था, मगर राबिया जब भी देखती तो वो सामना होता तो उसकी आंखें बोलती सिख की, और ये झिझला करके रह जाती। एक मासूम पाक दामन बच्ची, जवान बच्ची को कोई इस तरह से घूरता रहे तो इतनी उलझन में पड़ जाती है। फिर मुल्क फसादात की लपेट में आ गया। एक शाम 8-10 लड़कियां एक उम्र रसीदा औरत के साथ अपने घर वापस पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी गुजर रही थी कि अचानक एक बिखरे हुजूम ने घेर लिया। अच्छा। और रोती धोती चिल्लाती लड़कियां किरपानों की नोक पर आपस में तकसीम करने लगी। तो सब वो किरपानों की नोक पर लड़कियां जो माले गनीमत समझी जाती थी, तकसीम करी जाने लगी। इस अरसा महशर में एक आवाज जो राबिया के लिए अजनबी नहीं थी। रिपीट करें दोबारा को। सब वो जो किरपानों वाला जुमला वहां से स्टार्ट किया। 8-10 लड़कियां एक उम्र रसीदा औरत के साथ अपने घर वापस पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी गली से गुजर रही थी कि अचानक एक बिखरे हुजूम ने घेर लिया और फिर रोती धोती लड़कियां किरपानों की नोक पर आपस में तकसीम की जाने लगी। इस अरसे महशर में अचानक एक आवाज जो राबिया के लिए इतनी अजनबी नहीं थी, वो कह रहा था, सजनों ये लड़की मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ये लड़की से मतलब राबिया। हाँ। 1 साल से मैं इसी को देख रहा हूँ, ये लड़की मुझे बख्श दो, आज ही तो मौका मिला है। राबिया ने उसे देखा, वही सिख लड़का था जिसके ताकुब से वो यूनिवर्सिटी में परेशान और कभी कभी खौफजदा हो जाती थी। अब बलवाइयों को क्या जाता था, वो क्या एक वो राबिया उनकी कौन सी बहन या बेटी थी जिसको किसी को बख्श देने में उनका कुछ जाता। इंसान हिस्सास तो अपनी बहन बेटियों के लिए होता है ना, दूसरों के लिए तो कुछ भी है। और न उसे उसकी राबिया की इज्जत का पास था। और राबिया की हैसियत, यानी मेरा ख्याल है एक कपड़े लत्ते या एक साइकिल या राजेंद्र सिंह बेदी के अल्फाज में मुट्ठी भर चावल से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। सही बात है, मुट्ठी भर चावल उनका एक मशहूर अफसाना। वो उसे अपने दोस्त के घर ले गया जो पास ही रहता था। उसने दोस्त से बात की कि ये मालिक गनीमत ने लड़की मिली है, और लड़की को एक कमरे में ले गया। उसका दोस्त तो यही समझा कि वो अपने मज़मूम मकासद के लिए लाया है। अंदर से दरवाजा बंद करके उसने दीवार की तरफ देखते हुए राबिया से कहा, क्या वो कतई महफूज है?
बेखौफ व खतर आराम करे। सुबह होते ही वो उसे घर पहुंचा देगा और खुद दरवाजे के पास एक कुर्सी बिछाकर दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठ गया। उसने यानी राबिया ने कहा कि वो उस कमरे में रात बसर करने पर मजबूर थी, वरना दूसरे तो क्या उसका दोस्त भी बिगड़ जाता कि तुम यहाँ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाए हो। फजा इस कदर जहरीली हो चुकी थी कि मुमकिन है कि कत्ल तक नौबत पहुंचती। राबिया की हिफाजत के लिए उसकी मौजूदगी भी जरूरी थी, जो उसे माले गनीमत की तरह लाया था। उसके आगे की रुदात इन्होंने अदा जाफरी ने बड़े जज्बाती अंदाज में कलम बंद की है। राबिया के सर पर खौफ लाख था कि क्या पता किस वक्त उसका इरादा बदल जाए, जो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाया है। और मुसन्निफा के अल्फाज में वो चुप रही कि अल्फाज उसके होठों पर दम तोड़ चुके थे। वो खुद उस कमरे में कहाँ थी? उसका पूरा वजूद किसी बेकिनार सहरा में भटक रहा था, किसी अंधेरी कब्र में दफन हो चुका था। और वो लम्हा लम्हा मौत का जायका चख रही थी। जिंदा थी लेकिन मौत का जायका चख रही थी। खौफ और यास के जहरीले नाग उसे पैदा पे डस रहे थे और मौत दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। वो टिकटिकी बांधे उस अजनबी और शनासा दुश्मन की पीछ तकती रही कि न जाने कब वो बदल जाए, कब उसकी तरफ बढ़े और न जाने किस इरादे से बढ़े। यूनिवर्सिटी में तो उसका पीछा करते वो कभी थका नहीं था। वो बोलती हुई आंखें मर्द की खराटों की आवाज सुनकर भी उसकी पलक न लगी। यानी वो सिख लगा, खराटे लेने लगा। रात धीरे धीरे घसट रही थी। वो बेखबर सो रहा था। कई सदियां गुजर गई उन चंद लम्हों में। उसकी बेखाब आंखें और आंसुओं से महरूम आंखों के कमरे के रोशनदान ने बताया कि दूर कहीं मैले कुचले उजाले के आसार नमूदार हुए हैं। उसने पूरी रात अपने घर से बाहर गुजारी। वो जो सो रहा था, यानी वो सिख लड़का, अचानक चौंक कर उठा। बोला, चलो अभी मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूं। राबिया ने पूछा, घर? उसने कहा, हाँ जल्दी करो, जल्दी निकल जाओ, यहाँ के लोग जग न जाए। राबिया को अपने घर वालों का ख्याल आया। एक पूरी रात घर से बाहर रहकर आने वाली लड़की को माँ बाप कबूल कर लेंगे? कत्ल हो गई तो सब्र कर लेंगे, लेकिन जिंदा आ जाना। पूरे मोहल्ले वालों को खबर हो गई थी। उसकी पाक दामनी पर उंगलियां उठेंगी और कौन यकीन करेगा कि एक रात बाहर गुजारने के बाद भी उसका दामन आलूदा नहीं है। इस उलझन में उसने सेकंड में फैसला किया कि उस अजनबी सिख के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करेगी। यानी उसका अपना जाती फैसला था। अपना जाती फैसला था। और वो जो एक किसी की गाई हुई, जगजीत सिंह की गाई हुई गजल है ना, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, वगैरह वगैरह। अब राबिया नए नाम यानी राहिबा के साथ अब उस सिख लड़के के 3 बेटों की माँ थी। ये अलमिया है। जिंदगी भी महफूज हो गई, साथ में आबरू पर आंच भी नहीं आई। अब सिख से शादी कर ली, लेकिन आबरू पे तो आंच नहीं आई ना। आपने राबिया का किस्सा सुना के तो हिला के रख दिया कि ये भी अलमिया हुए थे। राबिया से वो राहिबा अपनी आबरू बचाने की खातिर वो रजाकाराना तौर पे मुसलमान से सिख हो गई। वो सिख के शादी करना कबूल किया उसने। क्या चलिए आगे चलिए। तब अदा जाफरी के एहसान मंदी के इजहार का तरीका भी अजीब है, और ऐसा तरीका है मुनफरिद कि ये चंद अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन ये बेशुमार जुमलों बल्कि सफ़ात पर भारी है। कभी कभी ऐसी भी बात कोई कह जाता है कि वो जुमला जो है कई सफ़ात पर भारी होता है। वक्त नहीं है, वरना मैं 1-2 बताता। वो लिखती हैं कि उनका पहला शेरी मजमुआ मैं साज ढूंढती रही, इन्होंने 1947 में अपनी शादी से कबल तरतीब देकर नाशिर यानी नया इज़ारा लाहौर
के सपुर्द कर दिया था। लेकिन ये मजमुआ 3 साल बाद 1950 में शाये हुआ। उनकी दरख्वास्त पर इस किताब का दिबाचा काजी अब्दुल गफ्फार ने तहरीर किया। काजी अब्दुल गफ्फार इन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन मैं दखल दर मक़ूलात कर लूँ कि काजी अब्दुल गफ्फार लैला की डायरी और मजमुआ खुतूत और शायद एक और है 3 पैसे की छोकरी, इससे उर्दू अदब में नाम पैदा किया। उन्होंने इसका दिबाचा तहरीर किया और हफ्ते 10 दिन के अंदर इनको मौसूल हो गया। इनकी दूसरी फरमाइश थी जो उन्हें नाशिद से की कि मुमताज़ मुसव्विर अब्दुल रहमान चुगताई तक पहुँचे दें, और उन्होंने अज़राए इनायत उसका सरवरक़ अदा जाफरी की ख्वाहिश के मुताबिक तस्वीर करना मंजूर कर लिया। अच्छा। वो लिखती है कि इन दोनों काबिल एहतराम शख्सियतों से न कभी उनकी मुलाकात हो सकी और न उस जमाने में खत किताबा तो रही, ख्वाहिश पहुंचा दी। उनकी शफकत, मुरब्बत और हुस्न अखलाक ने शेर व अदब के मैदान में एक नवारिद की पजीराई की। मुद्दतों बाद 1968 में, यानी 18 साल बाद, जब उनका दूसरा मजमुआ आया शेर दर्द, तो अब्दुल रहमान चुगताई साहब का एक बहुत खूबसूरत खत मिला, लेकिन इनकी कोताही कि वो उससे मुलाकात से महरूम रही। एक अरसे बाद इस्लामाबाद में उनके भाई अब्दुल रहीम जी, अब्दुल रहमान चुगताई के भाई उनके घर आए। शोराए आफाक मुसव्विर के इंतकाल को कई महीने गुजर चुके थे। अब्दुल रहीम उनकी एक अमानत पहुंचाने के लिए आए थे। ये अमले चुगताई की एक जिल्द थी जो इस बाब कमाल मुसव्विर ने अदा जाफरी के लिए उनके लिए रखी थी, उनको इनायत फरमाई थी, जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। कभी मुलाकात नहीं हुई। क्या रिवायतें थी इस दौर की, क्या दस्तखत देखकर आंखों में आंसू हो गए। आगे कि अब इस अजीम इंसान का शुक्रिया कैसे अदा करूं। अब ऐसे ही, अब ये मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही किसी मौके के लिए अहमद फराज कह गए हैं, न जाने क्यों मेरी आंखें छलकने लगती हैं, जो सच कहूं तो इतना उदास हूं भी नहीं। शायद यह खुशी या एहसान मंदी के आंसू थे। मेरा ख्याल है तीसरी किस्म यहीं पे खत्म करते हैं, तो अब इसके बाद आपसे फिर चौथी और आखिरी किस्म बात होगी। हाँ।